भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, जैसे जाति व्यवस्था की बात करें, जैसे हम तमाम चीजों की बात करें, हम परंपराओं की बात करें, हम आधुनिकता की बात करें, तो हम आप देखेंगे, जैसे आप कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी से प्रेम विवाह कोई करना चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है, तो जाति के बाहर तो उसकी दुहाई दी जाती है कि नहीं नहीं गलत है, हमारा ये फलाना जाति का व्यक्ति फलाना जाति में शादी नहीं कर सकता और फलाना चीजें हैं। अब इसको दो अलग अलग लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। समाज में ये पर्सपेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला पर्सपेक्टिव आ जाता है कि भाई क्या है ये, मतलब किस तरह से इसको जो है वो तैयार किया जा रहा है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है। तो एक बात ये हो गई कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो यहां पर हमारी बात निकल कर आ रही है कि ये क्या है, राइट। मतलब एक कह रहा है सही है, एक कह रहा है गलत है। एक कह रहा है कि जातियों का बंधन तोड़ना है तो अंतर विवाह होने चाहिए, अंतर जाति विवाह। एक कह रहा है कि जो है वो नहीं होना चाहिए। तो दोनों किस पर्सपेक्टिव में खड़े हैं, उसको किस रूप में देख रहे हैं और उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और सारे संघर्ष इस बात पर डिपेंड करता है। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो बड़ा समझ के इंपॉर्टेंट समझिए। ये एग्जाम्पल आपको दिया गया होगा, जैसे इसमें पानी है तो आप कहेंगे साहब ये आधा भरा है, कोई कहेगा इसकी आधा खाली है। जो परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव होता है वो कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। आप बेसिकली किस साइड खड़े हैं, आप बेसिकली किस साइड खड़े हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप अपने समाज में अपने साइड खड़े लोगों का समूह बना लेते हैं, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसकी गहराई को समझना, अगर आप ग्रुपिंग कर लेते हैं, प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं अपनी मान्यताओं से, चाहे उन्हें सोशल मीडिया, उन्हें भाषण या किसी भी रूप में अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो वहां उस कंडीशन में आप अपनी बात को रखने के लिए दबाव बना सकते हैं। आखिर हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं, आखिर हम अपना दबाव क्यों बना, अगर हमें किसी के इसके लिए किसी को मारना भी पड़े हम मारते हैं, इसके साथ हिंसा करनी पड़े हम करते हैं। उसका सीधा सा जो है, बात मैं सोसाइटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन सोसाइटी का एक इकोनॉमिक गोल होता है, यानी एक आर्थिक लक्ष्य होता है, समझना इस बात को। तो जो समाज होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो किसी देश की आबादी ज्यादा होती चली जा रही है, संसाधन कम हो रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो अपनी आइडियोलॉजी, जिसे कई बार आइडियोलॉजी कहा जाता है, किसी ग्रुपिंग कहा जाता है, समूह कहा जाता है, उसके माध्यम से वो संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, कैप्चरिंग करना चाहता है, रिसोर्सेस कैप्चरिंग करना चाहता है, क्योंकि यही रिसोर्स उसके अस्तित्व का आधार बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस तरह की आइडियोलॉजी इकट्ठा होती जाती है। कई बार उसे इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी चाहिए होगी कि अगर मेरे साथ मेरे समूह के लोग इकट्ठा हो गए, मेरी आइडियोलॉजी अगर स्प्रेड हो गई तो मुझे पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी। क्योंकि इंडिया में जिस तरह की डेमोक्रेसी है उस तरह में फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा, सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा, वो जीत जाएगा, कैसे भी लेकर आए। अब वो सबसे ज्यादा वोट जो लेकर आ रहा है वो 50% ऑफ द वोट नहीं है, वो बाकी सबके कंपेरिजन में एक वोट भी ज्यादा है तो वो बहुमत का माना जाएगा। हमारे यहाँ इस तरह का डेमोक्रेसी लेकर आई गई है। एक तरह की हमारे यहाँ बहुत ही अपूर्ण सीडो डेमोक्रेसी टाइप का हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आपको ढेर सारे लोग नापसंद करते हो फिर भी आप बहुमत की सरकार माने जाते हैं, तो ये हमारे यहाँ दिक्कत है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे यहाँ रूढ़ियां, परंपराएं, आधुनिकता, पश्चिम की तरफ देखना, पूरब की तरफ देखना, आपने ये सारे शब्द सुने होंगे। लगातार हम इन्हीं संघर्षों से ऊपर और नीचे चलते हैं। और उस कंडीशन में जब आप कोई, मान लीजिए आप एक समुद्र में हैं, तो समाज में जो भी कुछ होता है, ये समाज जो है वो समय की हलचलों से होकर गुजरता है। तो एक समुद्र में, आपने लाइफ ऑफ पाई एक मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, जब आप समुद्र में, आपकी नाव जो है जब हिचकोले खाने लगती है तो आपको दूर क्षितिज नहीं दिखाई पड़ता कि इसका अंत कहां है, ये समुद्र का किनारा कहां है, कोई आइलैंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिधर भी आपको नजर जाती है, जब आप नीचे की तरफ जाते तो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, केवल ऊंची वाली लहर दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है बस अब ये खा जाएगी। ऊपर आते हैं, फिर आपको थोड़ा सा ऊंचाई पर दिखाई पड़ता है, फिर आप नीचे चले जाते हैं, तो आपकी नाव हमेशा हिचकोले खाती रहती है। समाज में जो समय की धाराएं होती हैं वो इसी तरह हिचकोले खाते चलती है। और ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है, और बहुत ऐसा होता है, बहुतायत के साथ होता है, मेजॉरिटी के साथ, सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है वो अक्सर ब्लर हो जाता है। यानी राष्ट्रवाद की हमारी अवधारणा जो होती है वो क्या हो जाती है, वो करप्ट हो जाती है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या सही और क्या गलत है। तो पर्सपेक्टिव जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आपने भी देखा होगा, आप जिस चीज को सही मानते होंगे, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं वो उसको गलत कहते होंगे, जो जिसको आप वो सही कहते हैं उसको आप पिछड़ा हुआ या जनरेशन गैप इस रूप में आप कहते होंगे। डेफिनेटली ये बात हुई होगी कभी ना कभी कि अरे अब दुनिया बदल गई। जैसे आपने कई बार फटी जीन्स पहनी होगी,
टॉर्न जीन्स कहते हैं, वो फेडेड जीन्स कहते हैं। तो आपके माता पिता बुजुर्गों ने बोला है यार ये फटा कपड़ा पहन के घूम रहा है, बेइज्जती कराएगा, तो तुम्हें लगता है क्या हर समय आप टोकते रहते हैं, ये आजकल ट्रेंड फैशन, ये ट्रेंड है, ये बहुत महंगी वाली है, आपके सारे कपड़ों को मिलाकर मेरी जीन्स अकेले आएगी, आप इस तरह से झल्ला के बोलते हैं। तो क्या होता है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। अब अंदाजा लगाइए कि आप एक समारोह में हैं, आपको आपका एग्जांपल देता हूं कि समाज कैसे काम करता है, ये प्रेशर ग्रुप, पावर ग्रुप, और ये सिर्फ आपकी सोसाइटी में नहीं, अगर वर्ल्ड को एक सोसाइटी मान लें तो तुम्हारे खिलाफ बात करने वाले यूनियन चार्टर की बात हो जाती है, ह्यूमन राइट्स की बात हो जाती है। तो कई बार अमेरिका में गोलीबारी होती, ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं बोलता है, भारत में कोई बात होती है, ह्यूमन राइट्स वाले तुरंत आ जाते हैं। तो समाज में ये जो ग्रुपिंग होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जरा इस बात को समझो, इसकी गहराई को समझो। मान लीजिए आपके घर में आपने आज वो फटैया जीन्स जो है, यानी कि जो टॉर्न जीन्स है, वो आपने पहनी, ठीक है, आपको फेडेड जीन्स या वो नए तरह की रग्ड जीन्स, जो भी इसके नाम है, आपने पहन लिया। अब क्या हुआ कि आपके घर में दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ, ये सब आए हुए हैं। अब जरा बताइएगा सिचुएशन क्या है। और अचानक से क्या हुआ, सभी आपको पीछे पड़ गए, आपके पीछे पड़ गए, बेकार चीज है, फालतू चीज है। अच्छा, आप बड़े मन से लेकर आए थे, अपने दोस्तों के साथ गए थे और बहुत मन से पसंद किया था, फलानी कंपनी का ये वाला जो है रग्ड जीन्स चाहिए, फलाना चाहिए, पिक्चर में आपने देखा था हीरो ने ऐसा पहना था, घुटने से फटा हुआ है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आपको थोड़ी देर बाद एहसास होने लगेगा कि ज्यादा लोग मेरे खिलाफ हैं, उन्होंने ग्रुपिंग कर ली, जितने भी घर के बुजुर्ग उन्होंने ग्रुपिंग कर ली, और वो तुम्हें हूट करने लगे, वो तुम्हारे क्रिटिसिज्म करने लगे। तो जिस उत्साह और उन्माद से तुम लेकर आए थे, तो अचानक से तुम डिप्रेस होने लगोगे, नहीं पहनोगे, बोलेगे यार जा रहे हम दूसरा पैंट पहनेंगे, या तो तुम रिटेलिएशन करना शुरू करोगे, आप संघर्ष करोगे, उनको उटपटांग सा बोलोगे, गुस्सा होगे, ठीक है। आप दो में से कोई भी एक काम करोगे, या तो अवसाद में चले जाओगे, स्टेप बैक करोगे, और या आप उनका रिटेलिएशन करना करोगे, आपने झगड़ा करना शुरू कर दोगे, आप उल्टा सीधा बोलोगे, नाराज होकर जो है चले जाओगे कि मेरा मन है, चाहे जो भी है। अब दो ही आपके पास ऑप्शन होगा। अब इसको थोड़ा सा बड़े पैमाने पर बात करो कि जो एक ग्रुप होता है वो जिस तरह से सोच रहा होता है कि भाई हमारी जो मान्यताएं वही सही हैं, हमारी जो परंपराएं वही सही हैं, और वो आपके अस्तित्व को, आपकी चॉइस को वो जगह ना दे। अब जो बात कहने जा रहा हूं उसकी गहराई को समझना। अगर वो अपनी बात को, जो रिचुअल्स वो फॉलो करता है, जिस पर उसकी आस्था है, जिस परंपरा को उसने फॉलो किया है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, और आप, ये किसी भी साइड हो सकता है, चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड हो, और आप एक दूसरी बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर या तो आप अवसाद में जाएंगे, आप डिप्रेस होंगे, स्टेप बैक करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, या आप रिटेलिएट करेंगे। यानी जो समूह होता है वो पहचानों को ताकत देता है, उन आइडेंटिटीज को एक पर्सपेक्टिव देता है। इस बात को आप समझने की कोशिश करना। और अगर वो समूह ये कहता है कि मेरी ही पहचान सब कुछ है, मेरा ही तरीका सब कुछ है, मेरी ही चीजें सब कुछ है, तो फिर सामने वाले की आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाती है, यानी उसकी पहचान का संकट क्रिएट हो जाता है। तो या तो वो उदासीन होकर एक्सेप्ट करेगा जो भी ग्रुप है, जिस भी रूप में हो, और ग्रुप संख्या से तय नहीं होता है, वो किस रूप में ताकत है, पॉलिटिकल पावर उसकी कैसी है, उसका एग्रेशन कैसा है, बहुत कुछ तय करता है, ठीक है। वो हिंसक है, अहिंसक है, भीड़ में है, राजनीतिक दबाव, आर्थिक दबाव, किस रूप में है वो। तो अब उसमें क्या तुम्हें दिखाई पड़ेगा, उसमें तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि उस तरह की ग्रुपिंग में तुम्हें एक तरह का पहचान का संकट दिखाई पड़ेगा। तो या तो रिटेलिएशन करोगे या तो डिप्रेशन में जाओगे, और ये कहीं भी हो सकता है, हर पल ये होता रहता है। तो यहीं पर पहचान का संकट पैदा हो जाता है। करना क्या होता है, इस कंडीशन में तुम्हें सामने वाले की पहचान का भी सम्मान करना होता है, सामने वाले की बात का भी सम्मान, और यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस एंड इनटॉलरेंस आता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस एंड इनटॉलरेंस, और इससे भी बड़ा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। टॉलरेट कानूनी रूप से किया जाता है, ठीक है, हम दोनों लोग एक साथ रहेंगे, कोई बात नहीं है। इनटॉलरेंस हम रहने नहीं देंगे। एक्सेप्टेंस जब हम तुम्हें एक बड़ी पहचान के रूप में कि हम दोनों राष्ट्र के ही निवासी हैं, हम दोनों जो हैं वो एक ही जो है भारत के ही संतान है, हमें राष्ट्र के निर्माण में अपनी योगदान देना है, तो हम एक्सेप्टेंस में जाएंगे, यानी स्वीकार्यता की तरफ जाएंगे।
अदरवाइज सहिष्णुता और असहिष्णुता के बीच में ही हमारा जो है वो जो है एक पहचान हमारी तय हो जाती है। अब ये किसी के साथ भी हो सकता है। मान लो जैसे मैंने देखा है एक बार क्या हुआ कि मेट्रो में एक व्यक्ति जो है अपनी परंपरागत धोती और पगड़ी और ये सब पहन के जा रहा था, तो उसमें ढेर सारे कॉलेज के स्टूडेंट थे, ठीक है, कोई निक्कर पहने हुए था, कोई फटैया जीन्स पहने हुए था, कोई रंग बिरंगे टाइप के कपड़े पहने हुए था, और वो व्यक्ति जो है वो अपनी जो चमरौधा जूती होती है चमड़े की वो, और धोती कुर्ता पगड़ी कान में बाली, राजस्थान के कोई गरड़िया व्यक्ति थे। तो एक्चुअली ये हमारे भारत का क्लाइमेटिक सिस्टम का पहनावा है, लेकिन भारतीय उसमें थे और वो देख देख के चुंगम चबाते हुए उसको देख के हंस रहे थे, ठीक है, मतलब वो कंट्री मैन हो गया था, वो गांव का आदमी हो गया था, देशज आदमी हो गया था। जरूरी नहीं कि आधुनिकता परंपरा को स्वीकार करे। जैसे रूढ़ियां आधुनिकता को कोई बार जो है वो क्वेश्चन मार्क करती हैं, वैसे आधुनिकता भी रूढ़ियों पे क्वेश्चन मार्क करता है। सवाल ये नहीं कि कौन सही कौन गलत है, सवाल है किसके पास संख्या बल, पॉलिटिकल बल, इकोनॉमिक बल, कल्चरल बल किसके पास है। जिसके पास होगा, अगर वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर संकीर्ण हो गया तो सामने वाले को सरवाइव नहीं करने देगा, या कहेगा अगर सरवाइव करना है तो मेरी ही परंपराओं को तुम्हें पालना का होगा, मेरी ही मान्यताओं को, चाहे वो पूजा पद्धतियों की बात हो, धार्मिक आस्थाओं की बात हो, जातीय आस्थाओं की बात हो, सांस्कृतिक आस्थाओं की बात हो, पहनावे की बात हो, बोली की बात हो, भाषा की बात हो, जेंडर की बात हो, किसी भी चीज के लिए। भाई मणिपुर विदेश में थोड़े ना है, लेकिन जब वहां का कोई नागरिक आता है दिल्ली में, वहां की बच्चे बच्चियां आते हैं पढ़ने के लिए, तो मध्य भारत का व्यक्ति उसको अलग नाम से पुकारता है, बुलाता है कि नहीं बुलाता है? हां या ना में जवाब दो। बुलाता है ना, उसको अलग नाम से बुलाता है। उनकी लड़कियों को अलग नजरिए से देखा जाता है। हर किसी को ऐसा देखा जाता है कि जैसे वो जो है वो सेक्स वर्कर है तो तुम्हारे देश की नागरिक ना। तो इतनी पृथकता क्यों? क्योंकि आप यहां समूह में हो। आप बेटा किसी दिन जाना मणिपुर या नागालैंड, फिर देखना मजा, तो तुम्हें वहां पर पहचान का अंतर पता चलेगा कि समूह पहचान, सहिष्णुता, असहिष्णुता कैसे होती है। किसी दिन घूम के देख लेना नागालैंड में, ठीक है। एक बार मैं जो है सोपिया पुलवामा गया था, तो वहां पे सबने जो है वो अलग तरह के कपड़े पहन रखे थे, दाढ़ी पहन रखी थी। मैं इकलौता टाई वाई लगा के जो है पहुंच गया था सोपिया के स्कूल में एक लेक्चर देने के लिए, ठीक है। तो एकदम साउथ कश्मीर जो आतंकवाद उसका गढ़ है। अब पूरे रास्ते भर हर आदमी जो है वो अलग कपड़े पहने हुए है, दाढ़ी अलग है, वो काकेसाइड है, मैं निग्रो ऑस्ट्राइड हो गया एक तरह से। जो हमारी जो है नृजाति पहचान है वो कॉकेसाइड है, यानी कि पतली नाक, चमड़ी गोरी, ठीक है। अब हर आदमी हमें ऐसे देख रहा था, ऐसे जैसे हम जा रहे हैं हमें ऐसे देख रहे हैं कि हम दूसरे ग्रह से आए हैं। तो वहां पता चलता है कि पहचान का संकट क्या होता है। जैसे वो जब यहां आते हैं तो हम उनको ऐसे देखते हैं, तो वो भी हमें ऐसे देख रहे थे टुकुर टुकुर। सो वहां तुम्हें पहचान का संकट पता चलता है। और अगर इन आइडेंटिटी क्राइसिस में सहिष्णुता नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है, तो वहां टकराहट होगी। वो टकराहट कोई ना कोई बहाना खोजेगी, कभी भाषा को लेकर, कभी पहनावे को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी जाति को लेकर, कभी लिंग को लेकर, किसी भी चीज को लेकर टकराहट हो सकती है। वो बहाना ढूंढती है। अब वो टकराहट का कारण आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, क्या है, ये उस समय पता चलेगा। समझ में आया? तो पूरे बवालों के पीछे यही कारण होता है। अब उसमें गलत सही कोई नहीं होता, मौका किसका मिल रहा है, कौन अपना पॉलिटिकल एजेंडा, इकोनॉमिक एजेंडा, जो है सोशल एजेंडा लाना चाहता है। क्लियर हुआ? ये चीज होती है। तो मॉडर्न को लेकर बात हुई, वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने समाज में जो पश्चिम के समाज थे, ये जो कह दें कि जो पश्चिम कर रहा है वही मॉडर्न है। बहुत से एग्जाम्पल मैंने क्लास में दे रखे हैं। जैसे हमारे यहां पहले जो है माताएं बैठकर खाना बनाती थी। तुम अभी भी गांव में चले जाओगे तो स्लैब वाला किचन नहीं है, मैं जो छोटी सी बात कर रहा हूं समझना उसको, ठीक है। तो बैठ के खाना बनाती, साइंटिफिकली बहुत सही है, क्योंकि महिलाओं को 40 की एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है। अब पता नहीं हमें कब से ये बात पता थी, ये कबीले हमें समझाने आए हैं। तो खाना बनाती, इसमें क्या होता था, पहली बात, जो महिलाओं की बॉडी स्ट्रक्चर होती है, जो उनका हिप बोन होता है, कूल्हा जिसे बोलते हैं, वो बहुत चौड़ा होता है पुरुषों के तुलना में, यानी वो एक सपोर्टिव बेस, हम एनाटॉमी बहुत अच्छा समझते थे। और जब वो, जैसे महिलाएं क्या होती है, जब 40 के बाद उनकी अस्थि भंगुरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है,
तो बैठ के वो खाना बनाती थी। उससे सबसे बड़ी बात है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर मेल जो है घुटने के बल बैठे तो उतनी देर तक वो नहीं बैठ सकता। महिला का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से वो साइंटिफिकली बैठकर वो काम कर सकती है। दूसरा, उसकी जो बोन्स है, खासतौर पे जो फीमर के नीचे की बोन्स हैं, जो घुटने के नीचे की बोन्स है, वो बड़ी जल्दी पतली हो जाती है और अस्थि भंगुरता होती है। पूरे शरीर का वजन उसी के ऊपर होता है, वहां से लेकर एड़ी तक होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो वो उसमें अस्थि भंगुरता यानी कि वो दर्द बहुत शुरू हो जाता है घुटने से लेकर। आप देखेंगे आपके घर में जितनी भी महिलाएं 40 के ऊपर हैं, उनको किसी ना किसी रूप में पैरों का दर्द, घुटने का दर्द जरूर होगा। आप साइंटिफिकली देखिएगा। तो उस समय हम बैठ के खाना बनाते, सबसे बड़ा फायदा पेट नहीं निकलता था। ठीक है, पेट नहीं निकलता था क्योंकि वो क्या होता था, एक तरह का आसन होता है, उत्तान पाद आसन का ही एक रूप होता है। अगर योग में आपकी थोड़ी भी आस्था होगी, आप थोड़ा भी समझते होंगे। तो उससे पेट दबा रहता था, अपान वायु जो है वो क्या होती थी, वो नहीं बनती थी, और उनके पैरों पर प्रेशर नहीं आता था। ठीक है, वो बैठ के खाना बना रही हैं। तो महिला जब उसका पेट निकल आता है तो क्या होता है, जैसे पुरुष का पेट निकल, आप देखेंगे जब पुरुष 40 के ऊपर जाता है तो उसका पेट निकलना शुरू होता है, तो उसकी बॉडी आर्क लेना शुरू कर देती है, उसकी रीढ़ की हड्डी उसको सपोर्ट करती है, पेट निकला होता है। ठीक है, लेकिन आप महिलाओं को देखेंगे, बहुत कम महिलाएं ऐसी होती जिनका पेट निकलता है। अगर निकलता है तो शारीरिक संरचना उनकी जो है वो दुष्कर हो जाती है। पुरुषों का पेट निकलता है, महिलाओं का अगर आप देखेंगे तो हिप पोर्शन, जो कूल्हे की हड्डी होती है, वो अपनी चौड़ाई वो वहां पे वसा लेती है। तो जब आप बैठते हैं तो क्या होता है, जैसे आज भी अगर आप जाते हैं, जिम में जाते होंगे, तो आप स्क्वाट्स मारते हैं। ठीक है, स्क्वाट्स मारते हैं, आप बैठते हैं और अपनी जो कूल्हे की हड्डियां हैं, जो हिप पोर्शन है, वहां से एक्सेस फैट को आप रिमूव करते हैं। स्क्वाट्स मारते हैं ना, आप नीचे की तरफ बैठते हैं, दंड बैठक जिसे हिंदी में बोलते हैं। साइंस के साथ ये बना हुआ है, साइंस के तो मैं बताऊंगा क्या चीज है। तो महिलाओं में ये फैट जो होता है, यानी उनके थाइस से लेकर उनके हिप पोर्शन पे ये फैट बहुत ज्यादा होता है, तो इसको वो आसन इसको रिमूव करता था। ठीक है, वो आसन इसको रिमूव करता है। अब क्या हुआ, वेस्टर्न सभ्यता में हमने देखा, अरे यार वो तो आप फोटो देख रहे थे, तमाम जो 80s के बाद 90s तक आते आते टीवी के माध्यम से आने लगा कि वो महिला किचन में खाना बना रही है, सिंक है, फलाना, खड़े खड़े काम करना है। हमने भी उसको अडॉप्ट कर लिया। आज हर घर में मेरे ख्याल से किचन स्लैब बनी होगी, हाँ या ना? बिल्कुल बनी होगी, डैम श्योर है। उसी तरह तो मुझे बता दो कि आज हमारे घर में जो भी 45 प्लस महिलाएं हैं, उनको घुटने का दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है? हर घर में ये बात है। अब हमने ये नहीं सोचा, मैंने आपको एक तरीका बताया, किसी भी चीज गलत नहीं है खड़े होकर खाना बनाना, लेकिन वो कहां पर, मैंने कहा किसी भी चीज में जो भी कल्चरल प्रॉस्पेरिटी होती है, अब जो बात कह रहा हूं उसकी गहराई समझना, जो भी कल्चरल प्रॉस्पेरिटी होती है वो अपने देश काल के अनुरूप होती है। यानी देश का मतलब हो गया यहां ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटिक सिस्टम, काल का मतलब टाइम हो गया। तो वो जो वेस्टर्न है वो टेम्परेट जोन में है, ठंड बहुत पड़ती है, तो बहुत ढेर सारे कपड़े पहन कर, जैसे आप पैजामा पहन लो, लोअर पहन लो, वार्मर पहन लो, 2-3 तरह के कपड़े पहन लो, मोजे पहन लो। अब तुम इसको पहनकर बैठ नहीं सकते, इसको पहनकर बैठ नहीं सकते, तो तुम्हें खड़े खड़े ही काम करना पड़ेगा। वो खड़े खड़े खाते हैं, बुफे सिस्टम है, जब वो उनके यहां जाते तो वो बैठ नहीं सकते, हम पलथी मारकर बैठते थे। तो वो खड़े खड़े खाना बनाना है, खड़े खड़े खाना खाना है, क्योंकि उन्होंने ढेर सारे कपड़े पहने, पतलून वतलून, वार्मर सब पहन रखा है, क्योंकि अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में रह रहे हैं। और हम कहां हैं? भारतीय संस्कृति उष्ण कटिबंध में है। तो उष्ण कटिबंध का मतलब कि यहां हमें 8 से 9 महीने गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो हम जमीन पर बैठ सकते हैं, वो जमीन पर नहीं बैठ सकते, राइट? लेकिन हमने अडॉप्ट कर लिया। हम बैठकर खाना खाते थे, साइंटिफिक है, एनाटॉमी में है, आप पता कर सकते हैं। आप आयुर्वेद के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे, आपको इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि जब हम बैठकर खाना खाते थे, पालथी मार के बैठते थे, तो जो हमारा लोअर एब्डोमेन था वो दब जाता था। आज भी तुम किसी डॉक्टर से पूछो कि गैस्ट्रिक जूसेस के लिए तुम्हारे पेट में 50% अन्न और 50% जो है वायु और जल होना चाहिए, तभी गैस्ट्रिक जूसेस काम करेंगी। और एयर तो होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा साइंस कहता है कि एयर की उपस्थिति में, नहीं हवा की, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही अग्नि जो है वो दहकती है। यानी ऑक्सीजन का काम ही होता है अग्नि को प्रज्वलित, उसको दहकाने में मदद करना। तो तुम्हारे पेट में जो जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, प्रॉपरली जो सेगमेंट्स हैं, वो तभी होंगे जब आपके पेट में आधा हिस्सा खाली हो और आप जो है क्या कर सकें,
उसमें जो है वो एंजाइम्स के, और जो आपको पता होगा कि आयुर्वेद कहता है कि बीमारी की 3 ही कारण है, वात पित्त और कफ। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, आज तो मेडिकल साइंस भी कहता है, वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी कहता है, एलोपैथी कहता है कि मोस्ट ऑफ द डिसीजेस का रीजन हमारे बेसिकली डाइजेस्टिव रीजन है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से ही हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। और आज हम मोस्टली लोग क्या है, खड़े होकर खाना खा रहे हैं, जल्दबाजी में खाना खाते हैं, डकार आना, फिर हम उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए चूरन वूरन लेते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं, इंडाइजेशंस होते हैं। हमारे यहां तो खाने के नियम थे कि सूर्य ढलने के पश्चात हमें खाना ही नहीं है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप अपनी नाक के सामने उंगली रख के देखना, दोनों नाक एक साथ नहीं चलती है, एक इडा है एक पिंगला है। हमारे यहां खाना खाने का नियम था कि जब सूर्य नाड़ी यानी इडा जब सक्रिय हो तो जठराग्नि पैदा होती है। साइंस है हमारा ये जठराग्नि पैदा होती है, ये बताता था नोस्टिल। हमारे गांव में अभी भी चले जाना, बुजुर्ग लोग शाम ढलने के बाद खाना नहीं खाते, सूरज ढलने के बाद, कि जठराग्नि के बाद जैसे ये जठराग्नि है वैसे ही क्या होगा, उसी के हिसाब से तुम्हारे जूसेस जो होते हैं, मेलाटोनिन सिक्रीशन होता है, नींद आती है। आज वेस्टर्न वाले ये हमें बताने आए हैं कि हम कहां हैं। हम अपनी चीजों को भूल गए, उनके पीछे भागने लगे। क्यों? क्योंकि हम उसी पन्ने की तरह हैं जो अपनी किताब से उखड़ गया, तो उसने खींच लिया हमें, खींचता चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है वो हमें, और हम उखड़ते हुए उसके पीछे पीछे जाने को तैयार हैं। हम अपना बेसिक कि हमारी हर चीज, भारतीय संस्कृति की हर चीज साइंटिफिकली प्रूवन थी, साइंटिफिकली प्रूवन थी। तो फिर क्या हुआ, हम बीमार पड़ने लगे। तो जब बीमार पड़ने लगे तो दवाई हम किससे मांगेंगे? मोस्ट ऑफ द मेडिसिन का पेटेंट उनके पास पड़ा हुआ है, वेस्टर्न के पास पड़ा हुआ है। वो एक क्लाइमेटिक जोन ऐसा है जहां पर वो कुछ भी खा लें वो उनको पचेगा। उनका क्लाइमेटिक जोन बहुत हेल्दी है, ठंड है वहां पे। हमारे यहाँ 8 से 9 महीने जो है गर्मी और बरसात का सीजन हमें मिलता है। हमें हमारा खान पान हम उस तरह से नहीं फॉलो कर सकते। अगर आप में से किसी को भी आयुर्वेद का थोड़ा भी ज्ञान हो, आपको पता होगा हमारे खान पान के नियम होते हैं कि ये चीज वर्जित है, ये चीज जो है वो गैर वर्जित है। तो इस तरह से हम जो है वो बहुत सैंड, लेकिन आज हम क्या हुआ, हम अपनी जड़ों से उखड़ गए। हमें नहीं पता है कि हम कौन है, हम उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं। आज बुफे सिस्टम में हम खड़े होकर खाना खाते हैं। कितने लोग, ईमानदारी से बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो खड़े खड़े तमीज से खाना खा लेते हैं, ढंग से खाना खा लेते हैं और प्लेट में खाना फेंकते नहीं। पहले अगर आप ध्यान होगा तो पहले हमारे यहां अभी भी कहा जाता था, कभी भी कई परिवारों में, साउथ में स्पेशली है, नोटिस करके बताना कि अगर हम थाली में जूठा छोड़ दें, हम थाली में अगर जूठा छोड़ दें तो कहा जाता था कि अन्न देवता का अपमान है। हम जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो हमें जो है वो भोजन से पहले मंत्र पढ़ना पड़ता था, और उस मंत्र का आशय था कि सबका पेट भर जाए। हम आभार करते थे अन्न देवता के, हम उसको देवता की तरह तुलते थे। यहां धर्म का मसला नहीं है, लेकिन हम कहते थे कि हमें बहुत भाग्यशाली कि हमें अन्न मिला है, उसको सम्मान के साथ खाना है। और हम अन्न फेंकते नहीं थे, हम पत्तल में खाना खाते थे, कुल्हड़ में पानी पी लेते थे। पत्तल क्या था? एक बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट है, खत्म हो गया। मान लो थाली में खा लिया, मिट्टी की थाली, किसी में भी हमने खाना खा लिया। तो आज क्या है, आज आप किसी शादी में चले जाओ, खड़े खड़े खाया, थोड़ा सा खाया, आदमी यार प्लेट संभाले, प्लेट में इतना भार संभाले, उसी में रायता चावल, वो भीड़ लगी, मार पड़ी है। पहले पंगत लगती थी, लोग देखे जितनी जरूरत होती उतना ही खाली लेते थे। पहले भर लिया, पता नहीं दोबारा चक्कर लगाने जाए, पता नहीं रोटी मिले ना मिले, वो पनीर कोई ना निपटा दे, पता चला इधर पनीर है, उधर जो है और दूर जो है वो अगले चौराहे पे जाके जो है वो भिंडी का जो है वो भुजिया वहां रखी हुई है। और फिर उस और आगे जाके जो है लेफ्ट लेकर 2 किलोमीटर आगे जाके पानी है। ऐसी तो होता है ना, बड़ी बड़ी शादियों में बड़े बड़े बागान जो है वो फार्म हाउस लिए जाते हैं, तो पूछना पड़ता भाई साहब वो पनीर किधर है? बोले वो आगे जाके लेफ्ट ले लीजिएगा, राइट ले लीजिएगा, बताएगा। बोले भाई साहब वो उनकी थाली में रसगुल्ला देखे थे। बोले हाँ, अरे अब आगे आगे 2 किलोमीटर पीछे जाइए, हाँ 2 किलोमीटर पीछे जाइए, वहां से लेफ्ट लीजिएगा, वहां से लेफ्ट लीजिएगा, और वहां पे आपको रसगुल्ला मिलेगा। तो आदमी जहां जहां मिलता है उसको अपनी थाली में रखता चला जाता है, खाता नहीं है। आज आप मुझे बताइए, आज हम ज्यादा से ज्यादा अन्न की बर्बादी करने लगे हैं कि नहीं? हाँ या ना? आपका मुझे समर्थन चाहिए। और आज आपने तमाम एनजीओज देखे होंगे, आज आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि अफ्रीका के तमाम देशों के पास खाना खाने के लिए उपलब्ध नहीं है। आज गेहूं को लेकर आपने जरूर पढ़ा होगा कि आज पूरी दुनिया में गेहूं की क्राइसिस हो रही है, खाद्यान्न संकट, यही यूनाइटेड नेशन खड़ा होकर चिल्ला रहा है, खाद्यान्न संकट, खाद्यान्न संकट। आज हमें हमसे कह रहा है कि तुम एक्सपोर्ट करो,
हाँ, हमारे यहाँ इतने बेचारे गरीब घूम रहे हैं, हमारे यहाँ अभी भी 42% आबादी को दोनों टाइम खाने खाने को उपलब्ध नहीं है, पोषण नहीं है। तुमसे करो दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते घूमो, तुम्हारा जब मन करता है एक्सपोर्ट करा लेते हो, जब हम सब्सिडी देते हैं तो तुम आ जाते हो डपली बजाने, हाय 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 दैया, ठीक है, जैसे वो नहीं होता हर शादी में पहुंच जाते हैं 4 लोग कि बधाई हो बधाई हो, नहीं दोगे तो हम तुम्हें शराब दे देंगे, वही वाली इनकी कहावत हो गई है। जितने भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हाय हाय करते पहुंच जाएंगे, हाय हाय इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, हाय हाय इंडिया ऐसा क्यों कर, इनका यही काम हो रखा है। सब्सिडी दे तो हाय हाय, न एक्सपोर्ट करें तो हाय हाय, इनकी हाय हाय, इनको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, बड़ी समस्या हो जाती है इनके साथ। तो ये चीजें हैं, किसी राष्ट्र को खुद को समझना पड़ता है। अच्छा, जब आप भारतीय संस्कृति, क्यों आप भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय संस्कृति उससे अलग नहीं हो सकती। जब हम अपनी चीजों का अध्ययन करना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा हम काफी साइंटिफिक थे। लेकिन आप अंदाजा लगा के देखो, जो कुछ साल पहले कबीले थे जिन्होंने दुनिया को 2 वर्ल्ड वॉर गिफ्ट किए यार, 7 करोड़ से ज्यादा जाने लेने का शौक इनको है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप इनके पास था, इंसान को गला गला के साबुन निकाल लेना उसकी चर्बी से, इनके पास ही वो सारी टेक्नोलॉजी थी। कत्लो गारत करना, 7 करोड़ लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मार दिया जाना, ये इनका इन्वेंशन हो सकता था, हमारा नहीं। हम तो कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो सब की बात करें, ग्लोबलाइजेशन हमसे कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हमने दिया। अरे तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन तुम्हारे चश्मे से सही है, तुम चाहते हो कि हम जो चाहे वही ग्लोबलाइजेशन में हो। एशिया की सारी कंट्रीज हमारी क्षतिपूर्ति, हमारी पिपासा पूरी करने के लिए इस्तेमाल हो। हम किसी का जो है वो फॉसिल फ्यूल ले लें, मना करे तो उसको फांसी पर टांग दें। कोई देश हमारा वाला रूलिंग सिस्टम नहीं लेकर आ रहा है तो उसको मारे सीरिया बना डालें, कत्लो गारत फैला दें, खुद ही आतंकवादी संगठन पैदा करें और खुद ही हथियार बेचें, फिर खुद ही उस आतंकवाद के खिलाफ लड़ें। अजीबोगरीब इनके पर्सपेक्टिव है, इन्हें बेचैनी इतनी चढ़ी हुई है क्या बताएं। और फिर खुद ही मानवाधिकार के नए मैग्ना कार्टा बना लें, खुद ही मानवाधिकार के प्रपोजल्स लेकर चले हैं, खुद ही ऑर्गेनाइजेशन बना लें और खुद ही तय करें। अच्छा गोटी खेलते हैं, अच्छा 6 आया तो इस वाले देश का मानवाधिकार हनन तय करेंगे, नहीं 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 4 आएगा तो इसका करेंगे, और 3 आया तो इसको मिटाई देंगे, खत्म करेंगे। लूडो खेल खेल के दुनिया चला रहे हो तुम, ये स्थिति हो गई तुम्हारी। देखो जरा वर्ल्ड को, इनके अपने लिए नियम अलग हैं, दूसरे के लिए नियम अलग हैं। ये तो हालत है। कहीं सुना है तुमने कि 2 लोगों के लिए नियम अलग अलग? नियम तो सार्वभौमिक होने चाहिए। अगर मानवाधिकारों की बात करो, ह्यूमन राइट्स की बात करो, एनवायरमेंट की बात कर रहे हो, तो सबके नियम बराबर होने चाहिए ना। ये अलग तरीके से इनका चलता है, होता नहीं। जैसे क्रिकेट खेलने जाओ तो एक दादा टाइप का आ जाता है, बोला हम पहले बैटिंग करेंगे, हम ही पहले बॉलिंग करेंगे। अच्छा बॉल फेंकने जाता है तो विकेट इधर होता है, फेंकता उधर है, ससुरा मोटा सा होता है, भारी भरकम गुंडा टाइप का जो होता है, तो इधर फेंकने के बजाय उधर फेंकेगा। लेकिन ताली तुम्हें बजानी पड़ेगी, कहाँ है भैया फेंके, नहीं तो भैया थपड़िया देंगे। क्या करे भाई, पहला बैट उनको चलाना चाहिए। अच्छा बैट ना भांज पाए, नहीं आती बैटिंग, तो जाके बॉलर को मार आते हैं कि कैसा बॉल फेंक रहा है, थोड़ा ऊपर फेंक, कमरिया के बराबर है, कम से कम खींच के मार लें। और जब देखियो कभी बार बैट घुमा के जोर से जो है पूरी ताकत से घुमा के और कोना छू के इधर उधर चली जाती है, छक्का जाते जाते बच गई। देखा होगा तुमने क्रिकेट के मैदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है। तो इनकी स्थिति वही हो गई है, एक सारे खेल के नियम अपने तय करते हैं, यही पहले बैटिंग करेंगे, यही पहले बॉलिंग करेंगे। इनके हाथ से कैच छूट जाए तो गेंद की गलती है कि वो तेल पीकर आई थी, और दूसरे के हाथ से छूट जाए तो उसको पटक के मार लेंगे। उसी कैच की वजह से ये पूरा मैच हारे। अगर वही एक कैच वो ले लिया होता है दुबला पतला लड़का, तो ये पता नहीं वर्ल्ड कप, सीधे इनको वर्ल्ड कप में ले जाते, इनका मौका ही छूट गया वर्ल्ड कप का। सेम यही हालत करते हैं। और इन्होंने वो सामाजिक सांस्कृतिक स्थापत्य इन्होंने बना लिया, उन्होंने वो ग्रुपिंग की। इन लोगों ने व्हाइट मैन्स बर्डन जैसी किताबें लिखी, सेमिनार्स किए, बताया, प्रूव किया कि ये भारतीय काले असभ्य है तो राष्ट्र नहीं है यार। हम भी जब ढूंढने पाए तो हमें हमारा डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने हमें निपटा दिया था। राइट, सबसे पहले हमें निपटा दिया। सो सेम वर्ड पॉलिटिक्स वो इस तरह चला रहे हैं। अब सवाल है कि कोई समाज अगर अपनी चीजों पर गौरव नहीं करेगा, अगर उसको रिवाइवल नहीं करेगा, साइंटिफिक नहीं होगा, सो क्या उस समाज से बनने वाला राष्ट्र जो है, मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि अगर कोई
समाज खुद पर गौरव नहीं कर रहा है, खुद में वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं हासिल कर रहा है, समाज एकजुट नहीं है, सोसाइटी जो है यूनिफाइड नहीं है, जो समाज जो है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो तुम कैसे राष्ट्र की कल्पना करने जा रहे हो? तुम्हारी राष्ट्र की कल्पना क्या होगी? वो राष्ट्र कैसा होगा? अंदाजा लगा के देखो। तो तुम्हें जवाब आज भारत के परिदृश्य में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा कि कैसे राष्ट्र के रूप में हम सामने आ रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज पर्सपेक्टिव देखो। एक घटना कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपनी एक क्लास में डिस्कस भी किया था कि स्विमिंग पूल में गया हुआ था, तो शाम का टाइम था, उसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, 4th 5th क्लास के होंगे। बड़ा शौक लगा उस दिन मुझे। वो आपस में क्या बात करें, एक लड़की थी, वो 4th 5वीं क्लास से बड़ी छोटी बच्ची थी, वो कह रही थी, वो दूसरे लड़के कह रही थी कि मैं इसके क्रश के बारे में जानती हूं, क्रश के बारे में जानती हूं। वो कह रहा था नहीं वो मेरी क्रश नहीं है, वो मेरी एक्स हो चुकी है। ये मैं बात कर रहा हूं 4th 5वीं क्लास के बच्चे को। ये जो ईशान, अमायरा, अभी जो इस तरह के नाम हो रहे, पहले तो संदीप, ठीक है, सुरेश, मोहन, पहले इस तरह के नाम हुआ करते थे। अब तो पता नहीं ऐसे नाम होते हैं मुंह टेढ़ा हो जाए। रेहान, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले कभी सुने नहीं थे इस तरह के नाम। और क्रश बस इस उम्र में अगर हम बात करते क्रश के, तो मतलब पता नहीं चाचा, ताऊ, चप्पलों से इतना क्रश कर देते कि हमारी हालत कॉकरोच से बुरी हो जाती। बट वो बात कर रहे थे, उनको खड़ा होकर सुन रहा हूं, ये क्या बात कर रहे हैं यार, ये क्रश है, वो मेरी एक्स है। 4th 5वीं क्लास के बच्चे होंगे वो, हार्डली। हमें तो ये सिखाया जाता था आपकी बहन है, वो दीदी हैं, पहले ऐसा ही होता था। तो अगर आज समाज के आउटकम में हमें दिखाई पड़ रहा है कि रेप हो रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं, तो क्या उस आदमी को, उस बच्चे को, जो यही आप में से कल होगा और वो किसी महिला को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखेगा, मेरी जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसकी बात को समझिएगा आप लोग, कि कल वो किसी लड़की को, या कोई लड़की किसी लड़के, या जेंडर का मैटर नहीं है, सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखेगा उसको, तो गलती केवल उसी व्यक्ति की है या उस परिवार और समाज की है जिसने इस मानसिकता को पैदा किया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वर्गीय जस्टिस JS वर्मा कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी कमेटी निर्भया के बाद उन्होंने अपना ये रिकमेंडेशन दिया था कि जिन्होंने रेप किया केवल वो दोषी नहीं है, उसमें जो माइनर है केवल उसको दोषी नहीं कहा जा सकता, वो समाज भी दोषी है जो इस माइनर को इस आपराधिक प्रवृत्ति तक पहुंचा रहा है। वो परिवार भी दोषी है जहां पर इस तरह की मानसिकता पल रही है। आप समझ में आए कितनी गहरी बात है ये? हमारी न्यायिक व्यवस्था जो व्यक्ति दंड कर रहा है, जो व्यक्ति गलत कर रहा है, उसको दंड देकर, उसको पनिश करके अपना हाथ झाड़ लेती है। सरकारें अपना हाथ झाड़ लेती, देखो फांसी तो चढ़ा दिए, खत्म हो गया। और समाज भी सोचता है कि अब ये जो है वो चढ़ गया फांसी, अब इसके बाद हमारे देश में कोई निर्भया और गुड़िया नहीं होगी। लेकिन फिर अगले दिन हम पेपर खोलते हैं और ज्यादा कुकृत्य दिखाई पड़ता है, इंसान वैसे भेड़िए से भी ऊपर चला गया है, फिर नहीं रुकता है, फिर बड़ा गलत हुआ, फांसी दे देना चाहिए। लेकिन जो नर्सरी है इस थॉट्स की, वो तो बहुत बेसिक है ना। उसको कहां से इतनी नॉलेज मिली? उसके परिवार में ये बात होती होगी, उसके स्कूल में ये बात होती होगी, और मॉडर्निटी के नाम पर हम वेस्टर्न में होने वाली हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत पहले की बात है, मैंने देखा एक मदर अपनी लड़की को, जैसे शायद 16-17 साल की होगी, बहुत ही शॉर्ट कपड़े, बहुत मिनी कपड़ों पे कोई टिप्पणी नहीं है, बट वो लड़की कंफर्टेबल नहीं थी, और जहां से वो लोग गुजर रहे थे पूरा बाजार उनको देख रहा, भीड़ देख रहा, वो बहुत अनकंफर्ट थी। उसको किसी पार्टी में लेकर जा रही, वो मदर, मैंने जब पता किया थोड़ा सा उनके बारे में क्या है, तो अड़ोस पड़ोस के निकले। सो अपने आप को वो मॉडर्न दिखाने के लिए, सोसाइटी में अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए अपने बच्चे को ऐसे कपड़े पहना रहे हैं जिसके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। कभी नंबरों की दौड़ में लगा दिया कि फलानवा का लड़का या फलानवा की लड़की कैसे ज्यादा नंबर पा गई, इसलिए उसको दबाए पड़ा। अब बेचारे नहीं मन लग रहा है मैथ में, मार पीट पीट के 6-6 7-7 ट्यूशन लगवा के दिए पड़े, धुआं किए पड़े, नाक कट जाएगी नंबर कम आ गए तो।
कपड़ों को लेकर, मॉडर्निटी को लेकर ज्यादा छूट देने को। अरे भाई हम तो बड़े मॉडर्न हैं, हम अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं टोकते। अच्छा, तुम्हारा ही बच्चा जो शाम को जो है उसमें जो है सुल्फी डाल के फूंकता है, वही है दम मारो दम वाला है, बहुत मॉडर्न है। तो हम बेसिकली क्या होता है कि हम किस समाज में और हम क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा, जब हम फ्यूजन करते हैं तो हर वो चीज जो वेस्टर्न है वो मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न वो होती है जो आपको आधुनिक विचारों, आधुनिक तरीकों, प्रश्न पूछने की आदतों, अन्वेषण करने की आदतों और इनोवेशन के लिए आपको प्रेरित करती है। मजबूर नहीं, प्रेरित करती है, आपको मोटिवेट करती है। एक साड़ी पहनी हुई महिला भी उतनी ही मॉडर्न हो सकती है, और एक स्कर्ट पहनी हुई महिला या कोई वेस्टर्न कपड़े हुए पहना हुआ पुरुष जो कि जादू टोने की बात कर रहा, वो मॉडर्न नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये सारी धारणाएं बदल दी, मैकाले ने बहुत पहले स्टैब्लिश कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? देखो हमारे यहां तुम्हारे ही सामने कोई सूट बूट पहन के आदमी आ जाता है, टाई कोट लगा के, तो हम उसको अलग नजरिए से देखते हैं। और कोई कुर्ता पजामा पहने, राइट, देखा जाएगा। हमारा नजरिया बदल जाता है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम तो अंग्रेजों की क्या बात करें। अगर वो आज अपने रेस्टोरेंट के सामने लिखते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और स्टिल इन अमेरिका, इन ब्रिटेन देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स जो इंडियन को खाना सर्व नहीं करते। कुत्ता नहीं लिख पाते, बस अब चूंकि मीडिया के थ्रू पहुंच जाएगा, लेकिन वो इंडियंस को खाना सर्व नहीं करते हैं। तुमने भी सुना होगा, वो केवल गोरी चमड़ी वालों को खाना सर्व कर। अभी भी उनके यहां गोरी चमड़ी, काली चमड़ी चलती है, और हमें बताते हैं कि मानवाधिकार क्या होता है, हमें बताते हैं मॉडर्निटी किसे कहते हैं, हमें वो साइंस पढ़ाने चले। ठीक है, हमें साइंस पढ़ाने चले। तो ये वाली स्थिति है, और हम मजबूर हैं, हम इस तरह से प्रेरित हो गए कि उनकी हर चीज बिना सोचे समझे हमें सही जान पड़ती है, सही जान पड़ती है। तो राष्ट्र को समझने में भौगोलिक विविधता यानी जोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बिना कभी भी समाज को उसके सही पर्सपेक्टिव में नहीं समझ पाओगे। अब तुमको नहीं भाई वो देखो वो दूसरे तरह दिखते हैं, वो नेपाल की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अरे वो भौगोलिक विविधता, मंगोलाइड है, वो खान पान अलग है, पहनावा अलग है, तौर तरीके अलग है, क्योंकि हम मनुष्य जो हैं वो अपने भूगोल, अपने क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी संस्कृतियों का वह हिस्सा होता चला जाता है। सो किसी भी सेगमेंट में भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। भारत इसीलिए अनेकता में एकता हो। तो अनेकता कहां से आई भाई? एक तरफ हिमालय क्षेत्र है, एक तरफ हमारे तटीय मैदान है पूर्वी पश्चिमी, एक तरफ हमारा नॉर्थ ईस्ट है, वनीय क्षेत्र है, वर्षा वनों का क्षेत्र है, एक तरफ हमारा डेजर्ट है, पठार है, मैदान है। हमारे पास इतनी भौगोलिक विविधता है, हमारे पास इतनी तरह की जलवायु है, हमारे पास इतना क्लाइमेटिक सेक्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो वनस्पतियां, खान पान, पशु, त्योहार, आवास, सांस्कृतिक पहचान है, इसमें भिन्नता होगी। अब जहां क्लास शुरू हुई थी वहीं पर वापस लेकर आता हूं कि अगर इन भिन्नताओं को हम समझ नहीं पाए, इन भिन्नताओं को हमने स्वीकार नहीं करना सीखा, तो फिर क्या होगा? हम अपने अपने ग्रुपिंग के लोगों को इकट्ठा करेंगे। नगा लोग कहेंगे नगालिम अलग करो, जो खालिस्तान की मांग करे वो करे अलग करो, बोडो कहेगा अलग करो भारत से। तो भारत कहां बचेगा मेरे भाई? हर कोई अपना अपना क्षेत्र लेके अलग अलग हो जाएगा। 1947 में एक हिस्सा अलग हुआ धर्म के नाम पे। अब कितना बांटोगे? कोई अलग अपने धर्म के नाम पे जा रहा है, कोई अपनी भाषा के नाम पे जा रहा है, कोई नगा संस्कृत के नाम पे जा रहा है, कोई तमिल संस्कृत के नाम पे इधर उधर भाग रहा है। तो ऐसे तो हम बचेंगे नहीं, एक राजनीतिक सत्ता के रूप में हम पहचाने नहीं जाएंगे। तो हमारी शक्ति कहां गई? हमें ये समझना पड़ेगा, और हमें पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारी ये सारी विविधता हमारे भूगोल की वजह से, हमारी ये पावर भूगोल की वजह से, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये जो चीज है, ये जो जलवायु की भिन्नता होती है, हम अडॉप्ट करते हैं इन चीजों को। तो हम क्या खा रहे हैं, क्या रह रहे हैं, कहां पर हैं, समाज में जो भिन्नता दिखाई पड़ती है, त्योहार दिखाई, जैसे हमारा एक मेरा स्टूडेंट था, नॉर्थ ईस्ट से आया था, अब बांस की सब्जी खाता था वो। हम बांस खाते थे भाई, हमें तो मास्टर साहब जब गलती होती तो हमें दे डंडा सूत लिया करते थे, केन पड़ती थी, और बांस की सब्जी खा रहा है। तो मुझसे पूछा सर यहाँ पर जो है वो मुझे इस तरह का रेस्टोरेंट कहाँ मिल जाएगा जहां में मिल सके। तो अब मैं उससे कहूँ भाई तुम बांस खा रहे हो, वो कोपले होती है, उसकी सब्जी, अचार, हर चीज बनता है। तो
अगर मैं ये नहीं जानूंगा कि वो ऐसे जलवायु क्षेत्र से आया जो उष्ण आर्द्र है और वो वहां के मुख्य खान पान का, उनके जीवन का हिस्सा है, उनके कपड़े, उनका घर, उनका हर चीज बांस से बनकर बना होता है, तो मैं उंगली उस पर कैसे कर सकता हूं कि भाई उसकी मुझे पता नहीं है तो मैं असहिष्णु हो जाऊंगा। असहिष्णुता के पीछे जो बहुत बड़ा कारण होता है वो जानकारी ना होना है। तो हम क्या होता है कि समाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कूप मंडूक यानी कुएं का मेढक बन जाता है और उसको लगता है कि यही कुआं पूरी दुनिया है, यानी मेरी पहचान, मेरी संस्कृति, मेरा तरीका ही ब्रह्मांड है। फिर वो मेढक की तरह टर टर शुरू कर देता है। और सोशल मीडिया ने टर टर की जो पावर है कई गुना बढ़ा दी है, तो जहां मौका पाता है वहीं टर टर करता है, राइट। तो अब यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आपको संस्कृतियों का ज्ञान होता चला जाएगा, जब आपको कल्चरल एस्पेक्ट्स का ज्ञान होता चला जाएगा, तो ही धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो कुछ भी कर रहा है वो सही है। अब बिहारी आदमी है, सत्तू खा लिया, बाटी चोखा खा लिया, ठीक है, मस्त है, वहां का खान पान है, गर्मी पड़ती है, उष्णता है, एक ऐसी चीज है, खाया, प्रोटीन भी मिला, पेट भी ठंडा रहा, देर तक भरा रहा। कोई मच्छी भात खा रहा है तो उसके क्लाइमेटिक जोन में, कोई जो है सुबह लस्सी छाछ लेके निकल रहा है वो अलग अपने क्लाइमेटिक जोन में, कोई रागी बाजरा खा रहा है तो वो अपने अलग क्लाइमेटिक जोन में। तो हमने अपने क्लाइमेट को अडॉप्ट किया क्योंकि हमें सर्वाइवल करना था, फिर धीरे धीरे हमने उसको अपने कल्चर के साथ गूंथ दिया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो कल्चर अलग है और ये कल्चर अलग है, वो कल्चर अच्छा है ये कल्चर बुरा है, यहां नहीं है। यहां सवाल है कि हमें समझना पड़ेगा कि भारत कोई एक जलवायविक यूनिट नहीं है, भारत कोई एक सांस्कृतिक यूनिट नहीं है, तो हमें उसको स्वीकार करना है। और जब हम स्वीकार्यता बंद कर देते हैं तभी वहां पर संघर्ष पैदा हो जाते हैं, तभी वहां संघर्ष पैदा हो जाते हैं। क्लियर है?